बीहड़, जाने दो, छोड़ दो, ऐसा मत करो। भोजराज के चीखने की आवाज उन्हीं जंगलों में गूंज रही थी जहां वो वर्षों से उनकी देखभाल करता आ रहा था। देख भोजराज, अब तेरा फैसला वो शैतान करेंगे। अगर तू बेगुनाह है तो उनसे अपनी मौत की गुहार लगाना। कहते हुए वो चार लोग हंस रहे थे जो भोजराज के हाथ बांधे उसे जंगल में ले जा रहे थे। उन सभी के हाथों में लठ थे। सुना है इंसान किसी की नहीं सुनते, पर शैतान सुन लेते हैं। एक ने हंसते हुए मजाक उड़ाया, तुझे बीहड़ तक खदेड़ने का बीड़ा हमारा है। जब तक तेरे कुएं में कूदने की आवाज नहीं आती, हम यहीं आसपास हाथ में लठ लिए खड़े रहेंगे। शाम ढलने से पहले खुद कूद गया तो मौत आसान होगी, नहीं तो सूरज ढलने के बाद तू भी जानता है वो तुझे खुद लेने आएंगे और तेरी चीखें गूंजेंगी। तू बेहद खौफनाक मौत मरेगा रे भोजराज। भोजराज उनकी बातें सुनता हुआ रोए जा रहा था, क्योंकि वो जानता था उन बीहड़ों से लौटना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। अब उसकी मौत तो निश्चित ही थी, पर उस मौत के पहले ही भयानकता उसे रह रहकर खाए जा रही थी। शायद भोजराज की तरह कई बेगुनाह उस कुएं के शिकार बन चुके थे, और आज फिर किसी बेगुनाह का काल आ चुका था। वो बेबस था और लाचार था अपनी इस दुखद और खौफनाक मौत के लिए। भोजराज उस कुएं और जंगल से अच्छी तरह वाकिफ था ही। वो जानता था अंजाम क्या होना है। भरी दोपहरी और चिलचिलाती धूप, जंगल के सूखे पेड़ और चारों तरफ फैला हुआ बीहड़ भर सफर जो पल प्रतिपल घना होता जा रहा था। सूखे हुए पत्ते उन लोगों के पैरों से टकराने के कारण चर चर की आवाजें कर रहे थे। जंगल पूरी तरह शांत लग रहा था, ना कोई पक्षी, ना कोई जानवर। ऐसा लग रहा था जैसे किसी शैतानी तूफान के पहले की खामोशी छाई हो। ना तू चोरी करता, ना ये हाल होता, पर अब ये तो हम भी जानते हैं तू चोर नहीं है, पर तेरे कारण चोरों का काम दूभर हो रखा है। देख भोजराज, तूने बहुत जिंदगी जी ली, अब तू इस दुनिया से जाकर ही खुश रहेगा रे। आदिवासी वैसे भी जंगल में सही लगते हैं, शहर या हम जैसे लोगों के बीच नहीं। कहकर उस आदमी ने एक जोरदार अट्टहास किया और अपनी रौबदार मूंछों पर हाथ फिराया। हाँ, आदिवासी तो शुरुआत से ही वैसे बीहड़ों में रहते आए हैं। अब तू भी उस बीहड़ में घर बना लेना और उसी कुएं से पानी का इंतजाम कर लेना। अरे भोजराज, ये मोह माया तेरे काम की नहीं रही इस दुनिया में। अरे रे रे, बीहड़ वाला क्षेत्र आ गया, अब इसे यहीं से धकेल दो। आगे जानते हो ना, कुछ भी सही नहीं है। कहीं इस आदिवासी के चक्कर में हम ना मारे जाएं। चल, जाने दो इसे आगे। एक नाटे कद के व्यक्ति ने कहा और उसने अपनी मजबूत पकड़ हाथ भोजराज से अलग किया। भोजराज
नंगे पांव धोती कुर्ता पहने बेबस सा नजर आ रहा था, जिसे अब कुछ ही क्षणों में खुद ही उस खौफनाक मौत को गले लगाना था। भोजराज को लट्ठों और लातों से उन भयानक बीहड़ों की तरफ खदेड़ा जाने लगा था। जंगल और भोजराज दोनों शांत थे और भोजराज के साथ आए उन लोगों की आवाजें गूंज रही थीं। भोजराज के पैर न चाहते हुए भी अब बीहड़ों की तरफ बढ़ते जा रहे थे। धीरे धीरे भोजराज ने अब खुद ही अपने कदम उस तरफ बढ़ाने शुरू कर दिए थे। शायद वो जानता था अब उस दर्दनाक मौत से बचना मुश्किल था, और अब वो जीता भी तो किसके लिए? ना कोई परिवार, ना कुछ और। अब तो अपनी बेगुनाही तक साबित करना उसके बस के बाहर था। गांव से आए उन लठधारियों की आंखें भोजराज को इस तरह से घूर रही थी जैसे वो उसके बीहड़ में घुसने और कुएं में गिरने की आवाज के बाद ही जाने वाले थे। भोजराज के दोनों हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे। वो बिना कुछ कहे अब चुपचाप उन बीहड़ों में प्रवेश कर गया, और अगले ही कुछ पल सबकी आंखों से ओझल हो गया। क्या लगता है, कूदेगा या वो खुद इसे लेकर जाएंगे? अरे खुद कूदेगा नहीं, और अब वापस आ नहीं सकता, और जो आ भी गया तो ये लठ बरसेंगे उस पर। आज तक सुना है किसी की हिम्मत नहीं हुई इन बीहड़ों के इतने पास आने की, और अब तो हम खुद इतने डरे हुए हैं। उसकी हालत सोच क्या होगी। नहीं कूदेगा, देख लेना दुबक्कर कहीं बैठा होगा। अभी उनकी बातचीत जारी ही थी कि भोजराज की दर्दनाक चीख उस जंगल में इस तरह गूंजी जैसे कोई हाथी चिंगाड़ रहा हो। उस आवाज से ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी कि भोजराज कुएं में कूद चुका था, और तभी जंगल में अब तक शांत से खड़े पेड़ अचानक हिलने लगे। पत्तियां इधर उधर उड़ने लगी। अचानक से ऐसे लगने लगा जैसे अब जंगल तूफान उड़ा रहे थे। अगले ही पल जैसे वाकई उस जंगल में तूफान सा महल बनने लगा था। अब अपनी जान बचाकर भागो, कहते हुए सभी जंगल से बाहर की तरफ भागने लगे। शैतान अजय के शरीर के साथ शैतान पंखे सहित सतीश के घर से छत फाड़कर गायब हो चुका था। ओझा की लाश सामने पड़ी हुई थी, जिसकी दोनों आंखें शरीर से बाहर थी। अब सभी को होश आने लगा था। शैतान अपना काम कर चुका था और अब गांव वालों को होश आ चुका था। ऐसा लगा सब कुछ एक चलचित्र की तरह हमारे सामने हुआ और हम एक मूक दर्शक की तरह ये सब देखते रहे। कौन था वो पता नहीं, पर भगवान ये कोई बहुत बुरा शैतान था। कमरे में मौजूद सभी लोग आपस में बातें करने लगे थे। सबका दिमाग सन्न था। सतीश और उसके माता पिता की तो हालत खराब थी। सब कुछ उनके ही घर में हुआ था, और सतीश का दोस्त जो अब शायद एक शैतान के वश में था। अरे वो दीवार पर क्या लिखा हुआ है, किसी ने कहा तो सबकी नजर उस ओर दौड़ी। भोजराज वापस आ गया है। भोजराज
भला अब कौन उसके नाम से वाकिफ नहीं था। भोजराज ही वो शख्स था जो गांव के मुहाने पर बने उस जंगल का पहरेदार था, जिसने उस जंगल और गांव में अपना लगभग 40 साल बिताया था। पर 15 साल पहले उसके साथ जो हुआ, उसके लिए सब दुखी जरूर थे, पर सरपंच और मुखिया के आगे कोई भी बोलने में सक्षम नहीं था। उसकी मौत और अब उसका इस तरह लौटना पूरे गांव को चौंकाने वाला था। ये भोजराज कौन था? सतीश ने पूछा। बेटा, तुम बहुत छोटे थे उस वक्त। बड़ा भला मानस था भोजराज, पर सियासत के सूली पर लटका दिया गया। आज भी कहते हैं उन बीहड़ों में उस कुएं से उसकी आवाजें सुनाई देती हैं। कहते हैं वहां मरने वाला वहीं कैद होकर रह जाता है। किसी पड़ोसी ने यह बात सतीश को बताई। सतीश बुरी तरह डरा हुआ था। अभी अभी उसने अपने दोस्त को ऐसी हालत में देखा था जिसका सपना भी वो कभी नहीं सोच सकता था। पर जो कुछ अभी अभी आंखों के सामने होकर गुजरा था वो भयानक तो था ही, साथ ही सतीश के लिए किसी सदमे से कम ना था। बीहड़? क्या आप उन जंगलों की बात कर रहे हैं? सतीश ने पसीना पूछते हुए कहा। तुम कहना क्या चाहते हो सतीश? उसके पिताजी ने पूछा, जिनकी एक जोड़ी आंखें अब सतीश को उल्लू की तरह घूर रही थी। वो पिताजी, वो हम उस कुएं के पास गए थे आज सुबह, गांव आने के पहले। क्या क्या? पिताजी ऐसे चौंके जैसे वो अब सब कुछ समझ चुके थे। ओ, तो अब सब कुछ साफ साफ समझ आ रहा है। अजय ने उस भोजराज को आजाद होने का खुद निमंत्रण दे दिया। अब तुम दोनों की गलती इस पूरे गांव को बर्बाद करने वाली है। पड़ोस में रहने वाले सीताराम ने कहा। अब इन बच्चों को दोष देकर क्या फायदा? जिनका दोष था अब उनकी सजा सबको मिलेगी। भोजराज का शैतान अब अपना बदला उन लोगों से जरूर लेगा जो उसकी मौत के जिम्मेदार थे। साथ ही बलि का बकरा बनेंगे हम सब। अब हमें क्या करना चाहिए? कुछ लोगों ने सतीश के पिताजी से पूछा। अब जो करना है वो करेगा, या शायद कर भी रहा होगा। जंगल। भोर की पहली किरण फूट चुकी थी, पर उस रात मौत का मंजर उन लोगों पर गरजा चुका था जो भोजराज की मौत के पीछे शामिल थे। अजय उर्फ उसके अंदर समाई रूह गांव में मौत का तांडव मचाकर जंगल की तरफ रुख कर चुकी थी। वो हर उस शख्स का खात्मा कर चुकी थी जिसके लिए उसकी रूह ने अजय के शरीर को चुना था। शैतानी रूह आजाद थी और उसका अंजाम सतीश देख चुका था। वो बेतहाशा जंगल की तरफ भागा जा रहा था। सतीश अपने दोस्त को इस तरह नहीं खोना चाहता था, क्योंकि वो किसी भी प्रकार के भूत प्रेत पर कभी विश्वास तो नहीं करता था। पर जो कुछ भी उस रात उसकी आंखों के सामने घटा, सब साक्षात उसके सामने था, जिसे उसे हर कीमत पर स्वीकार करना था। भोजराज की मौत का राज हालांकि बुरा था, लेकिन सतीश अब अजय को हर कीमत पर वापस लाना चाहता था, क्योंकि अजय की इसमें किसी भी प्रकार की गलती नहीं थी। अजय को आजाद कर देगी उसकी रूह, मैं ये जानता हूं। अगर भोजराज बेगुनाह था तो वो
अजय जैसे बेगुनाह इंसान की जान नहीं ले सकता। तेज कदमों से जंगल की तरफ भागते हुए सतीश के मन में बार बार ये शब्द कौंध रहे थे, पर क्या वाकई ऐसा कुछ होने वाला था या नहीं? सतीश का जिस्म पिछले 15 मिनट से जंगल की दिशा में भागे जा रहा था। जंगल में प्रवेश करते ही सतीश का शरीर एक पत्थर से टकराया। वो अचानक मुंह के बल नीचे जमीन पर गिर पड़ा। बड़ी मुश्किल से अपने शरीर को संभालता हुआ सतीश उठा और अजय के लिए उन बीहड़ों की तरफ बढ़ चला। गांव में उस खून के मंजर के लिए किसी ने कहा था, शैतान अब वापस वहीं लौट गया होगा जहां से वो आया था, उन्हीं बीहड़ों में बसे उस खौफनाक कुएं में। जैसे जैसे सतीश जंगल से बीहड़ों की तरफ बढ़ता जा रहा था, उसका डर बढ़ता जा रहा था। जंगल जाने क्यों खौफनाक होता जा रहा था। आज ऐसा लग रहा था ये जंगल कोई आम जंगल नहीं था, बल्कि वाकई इस पर किसी रूह का साया था। सतीश उन बीहड़ों के करीब आते ही हिम्मत से उन बीहड़ों में प्रवेश कर चुका था। वो बीहड़ इतने घने थे कि अंदर घुस पाना उतना आसान भी नहीं था। लगभग 10 मिनटों की देरी के बाद सतीश उस कुएं के सामने था, जो अब उसके सामने नजर आ रही थी। वहां का नजारा वाकई सतीश को सुन्न कर देने वाला था। जंगल अब पूरी तरह से शांत था, बिल्कुल तूफान के पहले वाली शांति जैसा। सतीश लड़खड़ाते हुए अब अपने पैरों पर खड़ा हुआ। कुआं और अब भी सामने नजर आ रहा था। हालांकि देखने में कुआं किसी तरह से कोई आम कुआं नहीं था। आसपास घास फूस उस पर लगे हुए थे, जिसे देखकर यह कहा जा सकता था यहां शायद कोई आता ही नहीं था, और वो कुआं कभी उपयोग में लाया ही ना गया हो। कुएं की हालत बहुत खराब थी। कुएं के चारों तरफ जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, वो वाकई इतने पुराने लगते थे कि जिन्हें आज के समय में वाकई बनाया नहीं जा सकता। सतीश ने आसपास नजरें घुमाई तो देखा इस कुएं के चारों तरफ 2 मीटर की दूरी पर किसी भी तरह से उन बीहड़ों का वास नहीं था। ऐसा लगता था वो बीहड़ इस कुएं को किसी तरह का सुरक्षा घेरा प्रदान किए हुए थे। ऐसा माना जाता था कि इन बीहड़ों में आज तक किसी ने भी घुसने की कोशिश नहीं की है, और जिसने की है वो कभी वापस नहीं आया। सतीश जानता था और उसे पूरा विश्वास था वो भोजराज से अजय को वापस लेकर आ पाएगा। सतीश की भटकती गोल गोल आंखें अब कुएं की तरफ नजर गड़ाकर बढ़ रही थी। कुएं की मेड़ पर कोई बैठा हुआ था। उसका सीना तो सतीश की तरफ ही था, पर उसका सिर कुएं की तरफ था, जैसे वो उसमें झांक रहा था। कुछ हल्की सी बुदबुदाहट की आवाज भी आ रही थी, जैसे वो अंदर किसी से बात कर रहा हो। पर फर्क इतना था, उसका सिर उसकी पीठ की तरफ घिरे की तरह घूमा हुआ दिख रहा था। साथ ही उसके दोनों पैर कुएं पर थे और वो दोनों हाथों की हथेलियों के सहारे टिका हुआ था। इसमें पूरी सच्चाई थी कि वो कोई और नहीं बल्कि अजय ही था, पर उसका शरीर भोजराज के वश में था। जैसे जैसे सतीश कुएं की तरफ बढ़ता जा रहा था, उसे कुछ कुछ अजीब सा एहसास होता जा रहा था।
ऐसा लग रहा था कोई उसे पीछे की तरफ उस कुएं में धकेलने की कोशिश कर रहा हो। अजय, सतीश ने कुएं की तरफ बढ़ते हुए बुदबुदाया। अजय मर गया है, तू यहां क्यों आया? अचानक कुएं पर बैठे शख्स ने कहा और उसका सिर किसी कटे हुए की तरह सतीश की तरफ घूम गया। सतीश भोजराज को अजय के शरीर में देखकर बुरी तरह चौंक गया, क्योंकि उसका चेहरा अब पूरी तरह बदल चुका था, जैसे किसी किताब को दीमकों ने खा लिया हो। अजय को छोड़ दो, मैं आपकी विनती करता हूं, हमारी क्या गलती? सतीश ने हिम्मत से काम लिया। जो मर गया सो मर गया, अब कोई वापस नहीं आ सकता। न मैं न तेरा दोस्त। जानता है मौत क्या होती है? मुझे देख, मैं तुझे दिखाता हूं। कहते हुए भोजराज ने अपने दोनों पैर कंधे से इस तरह उतारे जैसे कोई गमछा कंधे से नीचे उतार कर जमीन पर रखता हो। सतीश बुरी तरह घबराने लगा था। हमारी क्या गलती? तुमने उन लोगों को तो मार दिया ना। अजय तो निर्दोष है, इसे जाने दो। अगर हम यहाँ आए ही ना होते और वो कड़ा कुएं में गिरा ही ना होता तो तुम अपना बदला कैसे लेते अजय के शरीर में घुसे बिना? बदला? बदला? एक जोरदार अट्ठास हुआ, एक जोरदार अट्ठास गूंजा। मैं भी बेगुनाह था और इस कुएं में मौजूद काफी रूहें बेगुनाह थीं। इस कुएं में जानता है लोग कैसे तड़प तड़प कर मरते हैं। जब मुझे यहां भेजा गया मैं भी बेगुनाह था, तुम दोनों की तरह। इस कुएं में जानता है दो तरह की दुनिया है। ऊपरी भाग जहां हम बेगुनाहों की रूहें तड़पती हैं, और इसके गर्त में वो शैतान रूहें जो मरने के पहले भी शैतान थीं और मरने के बाद हैवान बन चुकी हैं। उन इतिहासों को आज गर्त से निकालना होगा। उन्हें अब इस गांव पर हावी होना होगा। हमारी तरह कई बेगुनाहों को मरना होगा। आज की रात गर्त में छुपे हुए शैतानों को भी आजाद होना बाकी है। एक रक्त मंजर लिखा जाना बाकी है। ये वर्तमान अब इतिहास के आगे मजबूर होगा। अब शैतानियत शुरू होगी जिसे चाहकर भी कोई नहीं रोक सकता। कहते हुए भोजराज सतीश की तरफ बढ़ा। अब वो अपने उल्टे से दिखते पैरों पर खड़ा हो चुका था। उसकी भयानक आंखें सतीश को घूर रही थीं और सतीश अब नीचे जमीन पर बैठ चुका था। अजय, कहाँ है तू? लड़खड़ाई आवाज आखिरकार सतीश के हलक से निकली, इस उम्मीद में कि सामने खड़े शैतान में शायद अजय उसे सुन पाए। सूरज की सीधी रोशनी सतीश पर पड़ रही थी। उसने जब आसमान की तरफ देखा तो उसे इस बात का एहसास हुआ उसके आसपास आकाश की सीध में खड़े वो पेड़ इस आकार की गोलाई में खड़े हैं कि अगर कोई आकाश से नीचे की तरफ देखे तो लगेगा ये बीहड़ किसी कुएं के आकार में खड़े हों। इन रहस्यों को फिलहाल समझना कोई आसान काम नहीं था। शैतान सिर्फ शैतान होता है। अजय अब अजय नहीं था।
और भोजराज अब इंसान नहीं था। हालात और शैतान दोनों अब भारी थे। सतीश बेसुध सा, आसपास घूमती आंखें पुरजोर से ये बता रही थी अब ये जंगल और कुआं कोई साधारण नहीं था। जितना भी भयानक इसका जिक्र किया गया था, ये उससे कहीं ज्यादा था। सतीश अब अपनी जान बचाकर भी भागने की कोशिश नहीं कर पा रहा था। शायद कहीं ना कहीं उसका दिल जानता था अब उसे इन बीहड़ों और कुएं से निकलना मुमकिन नहीं। पर कहते हैं मरते दम तक इंसान बचने की हर वो कोशिश करता है जिससे वो बच सके। बीहड़ों से बचते हुए सतीश भागता रहा। उसके शरीर पर जगह जगह छिलने के निशान थे। तभी एक चीख के साथ उस युवक का शरीर हवा में लहराया। अब जमीन पर किसी भी पत्ते की चरमराने की आवाज कतई न थी, क्योंकि उस युवक का शरीर अब हवा में झूल रहा था। एक एक पल के साथ युवक की चीख बढ़ती जा रही थी। भरी दोपहरी में इस घटना को उन पेड़ों के अलावा और कोई नहीं देख या सुन पा रहा था। वो पेड़ जो बुत की तरह खड़े तो रह सकते थे, पर वो उसकी मदद करने में किसी भी तरह से सक्षम नहीं थे। मैंने कुछ नहीं किया। आखिर ऐसी भी क्या दुश्मनी है मुझसे? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, मुझे मत मारो। उसकी लड़खड़ाती जुबान किसी से अपनी जिंदगी की भीख मांग रही थी। एक ऐसी जिंदगी जो हर कोई जीना चाहता है, क्योंकि कहते हैं इंसानी जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है। ऐसी जिंदगी जिसे कोई खोना नहीं चाहता, और एक ऐसी जिंदगी जिसमें इंसानी रूह तो शरीर त्याग कर सकती है, पर यह शरीर अपनी मोह माया नहीं छोड़ पाता। जंगल में युवक की चीख मौत में बदलती रही, और प्रत्यक्षदर्शी बुत से खड़े वो पेड़ सिवाय उस युवक की मौत के तमाशे को देखने के अलावा कुछ ना कर सके। शाम होने लगी थी। सूरज अब डूबने लगा था। युवक की लाश अब जमीन पर खून से सनी हुई पड़ी हुई थी।